हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 18 है। उम्मीद है पिछले वाला क्लियर होगा। क्या क्या बताया गया था? सेंट्रोइड एंड इन सेंटर के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है ना सरकम सेंटर है ना, परिकेंद्र है। ये सरकम सेंटर क्या होता है, ये कहाँ पर होता है? ये देखो, सॉरी देखिए सर, इसको रिप्रेजेंट जो है ना, इसको डिनोट जो किया जाता है ओ से किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये नहीं देखिए, यहाँ पर ओ से डिनोट किया जाता है। ये एक ट्राइंगल है। यहाँ पर देखेंगे तो पहला यहाँ पर ए जिसका x1 y1, ये है क्या, इसको शीर्ष बोलते हैं ना। ये क्या है, साइड है, भुजा है ना। तो यहाँ पर ए का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। सेकेंड वाला जो शीर्ष है, सेकेंड वाला जो वर्टेक्स है उसका जो है ना x2 y2 है। थर्ड वाला जो है x3 y3 है। ठीक है, अब ये होता क्या है, जो ये सरकम सेंटर है ये क्या होता है? ए में क्या लिखा गया है कि जो साइड है ना, जो भुजाएं हैं, यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक है, ये सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो उसके जो भी वहाँ पर भुजा है ना, जो साइड है ना, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, आपको याद होगा शायद, सॉरी पिछले या फिर उसके पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया गया था जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बारे में बोला था कि सुनिएगा ध्यान से, कि एक ऐसा लाइन है जो जिसके, शायद इसी टाइप से था कि एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, सॉरी एक और लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। एक लाइन है जिसके ऊपर एक और लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, शायद इसी टाइप से था। पर यहाँ पर बताते हैं फिर से, वहाँ पर भी बोले थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है। पहले यहाँ पर लिखा गया है भुजा, किसी भी हम भुजा को उठाते हैं, ये है, ये है, ये है, तीन यहाँ पर साइड्स हैं, यहाँ पर किसी को भी उठा लेंगे और क्या करना है, तो भुजाओं के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, वो जहाँ पर मिलेंगे वही पॉइंट क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। जहाँ पर मिलेंगे, आइए बताते हैं पहले यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक तो ये जो पहला भुजा है ना, एक तो इसके लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस भुजा के लंब होगा। पहली बात, दो बातें दिख रहा है ना, एक परपेंडिकुलर और दूसरी बातें बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स का मतलब समझिए दो भागों में बांटना। एक परपेंडिकुलर लंब होगा, इस भुजा के इस साइड के जो अभी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो लंब होगा। ये इसका मतलब बता रहे हैं, इसका मतलब होता है लंब और दो भागों में बांटना। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, देखिए तो क्या ये ठीक है? क्या करना है कि BC क्या है, एक साइड है ना, BC एक भुजा है, इस ट्रायंगल का BC एक भुजा है। हमें एक किसी भी भुजा को उठाना है, हम तीनों का करके बताएंगे। पहले सुनिए, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, पहले तो एक भुजा खोजिए, हम BC वाले भुजा को खोजे, उसके बाद क्या किए, लंब समद्विभाजक उसका कर दिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है, तो पहली बात यहाँ पर ध्यान सुनिए, पहली बात क्या, ये आपको इसके लंबा दिख रहा है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको दिख रहा है ना, क्या BC के परपेंडिकुलर ये लाइन दिख रहा है? BC के परपेंडिकुलर क्या ये लाइन दिख रहा है? हाँ, आई होप दिख रहा होगा। BC के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है। क्या ये जो लाइन है BC को क्या टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है? देखिए ना, क्या BC को ये टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो देखिए, यहाँ से लेफ्ट साइड में पहला पार्ट और यहाँ से राइट साइड में दूसरा पार्ट, तो बिल्कुल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सॉरी कर दिया। इसमें क्या है, किसी भी भुजा को खोजिए और एक परपेंडिकुलर डालिए, इसका नेम ही है कि वो लंब होगा, जिस भुजा पर भी आप डालेंगे ना वो लंब होगा, इस भुजा के ऊपर वो लंब होगा, इस साइड के ऊपर क्या होगा, ये वाला लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। और साथ में क्या करेगा, इस भुजा को टू पार्ट में डिवाइड भी करेगा। ये जो साइड है ना, इसको टू पार्ट में डिवाइड भी करेगा। ये हो गया पहला पार्ट, देख नहीं रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पार्ट। और ये देखिए राइट साइड में, ये सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से B ऐसे भी ले लेते हैं, A से लेकर B तक जो है ना, ये भी तो एक साइड है ना, A से B तक, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब देखिए तो ठीक है ना, जैसे इस भुजा को लेकर कहे हैं ना कि इस भुजा को उठाइए, है ना, ये जो BC जो साइड है ना, इसको उठाइए और इस पर एक परपेंडिकुलर डालिए, तो परपेंडिकुलर इस पर डालें। ये परपेंडिकुलर इस टाइप से डाला होना चाहिए कि लेफ्ट साइड का भी डिस्टेंस उतना ही हो जितना इधर का डिस्टेंस है, मतलब राइट साइड का डिस्टेंस है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो
यहाँ पर बोला है ना कि जो लंब होगा ना वो समद्विभाजक है ना, जो जो बाइसेक्टर्स बोल रहा है ना कि दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इस भुजा को। ये जो लंब है ना, ये लंब आप देख रहे हैं ना, ये इस साइड को, इस भुजा को टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक इसी टाइप से बी और ए को लिए और इसके भी पॉइंट और बीच के पॉइंट को खोजें, है ना। बीच के पॉइंट को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बीच के पॉइंट को खोजें और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए। अब पहली बात कि इस लाइन के, ये लाइन देखिए, ये जो ये लाइन है ना, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक वाले जो ये भुजा है ना, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये वाला हो गया ना परपेंडिकुलर। क्या ये एक परपेंडिकुलर होते हुए क्या इस भुजा को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है? हाँ, टू पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। देखिए ना, इससे लेफ्ट साइड में और इससे परपेंडिकुलर के राइट साइड में। नहीं हो पाता है क्या? यहाँ से देखिए ना, लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में ये। इसी टाइप से अगर इधर देखेंगे ए सी, इसमें भी देख सकते हैं। बीच के पॉइंट को ढूंढिए, बीच के पॉइंट को यहाँ पर निकाल लिए हैं और वहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस लाइन के ऊपर ये जो भुजा है ना, इस ट्रायंगल का जो ये साइड है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें और ये जो परपेंडिकुलर है ये इस भुजा को क्या करेगा? विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अरे इसमें क्या है, एक फिर से बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहली बात, भुजा क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रायंगल में ये वाला साइड है, ये वाला साइड है और ये वाला साइड है। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी भुजा को उठाइए और उस पर परपेंडिकुलर डालिए। बस सीधा से इसका मतलब समझिए, किसी भी भुजा को उठाइए, जैसे हम BC वाले हम साइड को उठाएं और इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, तो देखिए तो क्या इस भुजा के ऊपर ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है? हाँ, तो दिख रहा है ना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के साथ में, ठीक है, इस भुजा, ये जो साइड है ना, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, ये पहला बात हुआ। दूसरा बात ये है कि परपेंडिकुलर के साथ में क्या ये इस भुजा को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है? हाँ ठीक है, अगर कर रहा है तो कर रहा है, मतलब ठीक है, कर रहा है तो ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब इसमें नेम भी दे दे रहे हैं, इसको डी बोल दे रहे हैं। ठीक है, डी, तो ये वाला ई अब हो जाएगा, इसको ई बोल दे रहे हैं और इसको एफ बोल दे रहे हैं। दिख रहा है ना? क्या ये दिख रहा है? अभी देखिए तो, ठीक है ना, ये डी हो गया, ये ई हो गया, इसको ई देख लीजिए, बोल दिया है ना, ये ई है और ये वाला एफ हो गया। ठीक है, क्या ये 90 डिग्री पर होगा? हाँ, बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पर तो होना ही चाहिए। क्या ये ठीक है? हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो इसको देखिए अब बी में क्या लिखा गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी यहाँ पर लंब समद्विभाजक लिखा गया है ना, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। यहाँ पर बोले हैं ना, ये सब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये देखिए, ये जो BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों है। क्योंकि परपेंडिकुलर तो पहली बात कि इस भुजा के ऊपर तो ये परपेंडिकुलर दिख ही रहा है और साथ में इसको टू पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, और इसको भी उठा लीजिए, इस भुजा के ऊपर, इस साइड के ऊपर जो ये वाला परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर भी है और साथ में क्या है? टू पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। वही बात है, तो क्वेश्चन वही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। तो साइड के परपेंडिकुलर लाइन जो इसे बाइसेक्टर करती है, समद्विभाजित करती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या लिखा गया है? टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, साइड को क्या करती है? जो भुजा होती है उसको क्या करती है? विभाजित करती है ना। कितने? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट में। और साथ साथ उस भुजा के ऊपर वो परपेंडिकुलर भी होती है, उस भुजा के रिलेटिव वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। जैसा कि आप देखें यहाँ पर भुजा के ऊपर ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, छोटी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को, जो कि अभी आपको बोला गया कि क्या बोला है यहाँ पर, अभी हम लोग सर्कम सेंटर को ही ना जान रहे हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। ये सर्कम सेंटर क्या होता है? तो भुजाओं के लंब, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो जरा यहाँ पर देखिए ना कि परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो कौन कौन है। ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ये तीसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या देख लिया आप? तो इन तीनों ये कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ओ सरकम सेंटर, इसी पॉइंट को सरकम सेंटर बोलेंगे। समझ में आया ना बात? ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे? जैसे इसके पहले वाला में पढ़े थे इन सेंटर, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता किया गया था। उससे पहले क्या पढ़े थे? क्या नाम था उसका? सेंट्रोइड पढ़े थे, और सेंट्रोइड का भी कोऑर्डिनेट्स पता किए थे। उसी टाइप से इस ओ का भी कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा गया है स्टेप्स टू फाइंड द सरकम सेंटर। एक एक टर्म को जानते हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है ना एक अब लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ना परपेंडिकुलर है ना। सुनिए, ये एक लाइन आपको दिख रहा है। पहले वाला याद करिए, पहले वाला ये जहाँ इक्वेशन निकाल रहे थे ना, जो लाइन होता था उसका इक्वेशन निकाल रहे थे, वो याद करिए। ये जो है ना BC क्या है? एक लाइन हो गया, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि ये वाला लाइन है, जो कि O से, ये देखिए O से लेकर D तक है। समझ में आया? हाँ, तो क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले BC की स्लोप फाइंड करेंगे। BC की स्लोप फाइंड करेंगे तो BC का स्लोप, BC कहाँ है? ये है B और C। सुनिएगा, पहले हम बोले हैं कि पहले आप लाइन की तरह इन्हें देखिए। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप BC ही लीजिए, बिल्कुल आप यहाँ पर AC भी ले लीजिए। पहले ही ये क्लियर कर दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन नहीं है। AB को भी ले सकते हैं, मतलब AB, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, इसको भी ले सकते हैं, और जब इसको लेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर वाला तो लेना ही पड़ेगा। इसका इक्वेशन पता करने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए? ये जो परपेंडिकुलर है इसका इक्वेशन पता करने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें स्लोप का ज़रूरत होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे? अभी तो इसका कुछ भी पता नहीं है ना, सुन रहे हैं? इसका क्या हमें कुछ भी पता है? परपेंडिकुलर जो है ये, इसका हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर B और C का हेल्प लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट से इसका पहले स्लोप पता करेंगे। अब यहाँ पर सुनिए, पहला में जो लिखा गया है BC की प्रवणता हमें फाइंड करना है, BC का स्लोप। ठीक है, सुनिए, अभी सुनिए, BC का जब स्लोप फाइंड कर लेंगे, ये जो BC दिख रहा है ना, इसका स्लोप जब फाइंड कर लेंगे तो फिर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? ये O से लेकर जो D तक है, या फिर कहें इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ना, सुनिएगा, आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर जब होता है ना, जो दो लाइन होता है, अगर वो परपेंडिकुलर है, सुनिए, दो लाइन होता है ना, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? उन दोनों का जो स्लोप्स होता है ना, उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। सही बात है ना? तो आइए उसी टाइप से पहले BC का पता करिए, BC का स्लोप क्या है? ये जो BC दिख रहा है ना, इसका स्लोप पता करिए। जब आपको मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? तब यहाँ पर लिखा गया है, सेकंड में लिखा गया है कि MOD इंटू MBC। चलिए बताते हैं। एम सुनिए, पहले सुनिए, यहाँ पर एम है, इस एम का मतलब स्लोप है, ठीक है, और ये बता रहा है कि OD का स्लोप, ये बता रहा है BC का स्लोप, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। यहाँ पर देखिए OD का स्लोप और BC का स्लोप, दोनों का यहाँ पर गुणनफल बोला है, प्रोडक्ट OD और BC। देखिए तो BC जिसका हम निकालेंगे, मतलब पहले इसका निकालेंगे ना स्लोप, इसका निकालेंगे और फिर OD का पता करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम BC का स्लोप निकाल लेंगे तो BC के प्लेस पर रखेंगे और उसको राइट साइड भेज देंगे। राइट साइड में -1 है, जो भी आएगा वो MOD के इक्वल आएगा, है ना। यहाँ पर जो कुछ भी रखेंगे वो राइट साइड जाएगा, तो MOD का वैल्यू नहीं आ जाएगा। MOD का मतलब OD का स्लोप हमें मिल जाएगा। नहीं आ रहा है? अरे सीधी सी तो बात है। अगर ये यहाँ पर BC का अगर 2 आया, सुनिए 2 आया, अगर इसका जो स्लोप आया ना BC का, ये जो BC है, या फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 पॉइंट्स मालूम है, अगर इसका स्लोप हमें 2 मिला तो हम क्या करेंगे? इसके प्लेस पर रख देंगे। यहाँ पर इसके प्लेस पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो जाएगा राइट साइड में, तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर अगर 2 रखेंगे ना राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? -1/2 हो जाएगा ना। अरे इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, -1/2 आएगा, -1/2 नहीं आएगा। अगर BC का स्लोप कहाँ गया? ये है, अगर BC का स्लोप
2 आया, इस 2 को अगर राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में 1/2 आ गया, तो ये किसका स्लोप हो जाएगा? OD का। तब एक जब पता रहता है ना तो दूसरा का पता कर लिया जाता है। या फिर अगर दूसरा का भी पता नहीं है, मतलब इसका भी पता नहीं है स्लोप और इसका भी पता नहीं है, पॉइंट्स हमें मालूम है ना, तो पॉइंट्स मालूम है, उससे स्लोप निकाल लेंगे, सीधी सी तो बात है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब सुनिए, इसका स्लोप पता चल गया और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका भी स्लोप पता चल गया। यही यहाँ पर समझना ही है कि अगर कहीं पैरेलल रहेगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर कहीं पैरेलल रहेगा तो वहाँ पर m1 = m2 कर देंगे। पहले का स्लोप मतलब इसका स्लोप = इसके ऊपर जो स्लोप है वो वाला। पर यहाँ पर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला भी रिलेशन हमें याद होना चाहिए कि दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट = -1। अब दोनों लाइन का यहाँ पर स्लोप लिखे, उसका प्रोडक्ट = -1, इसका गुणनफल है ना = -1। जब हमें दोनों का स्लोप मिल जाएगा तब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, किसके द्वारा? मिड पॉइंट द्वारा। ठीक है, ये डी बिंदु कहाँ है? तो डी पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर डी पॉइंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि केवल स्लोप पता होने से हम नहीं बता सकते, इस लाइन को ना हम लिख कर बता रहे हैं आपको अदर पेज में। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए तो ये एक लाइन कुछ इस टाइप से, इस लाइन का नेम क्या है? BC है। सुनिएगा, ये BC है और ये क्या है? OD। ठीक है, इस लाइन का नेम BC है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना ये क्या है? OD है। इसका जब हमें पता था कि इसका कोऑर्डिनेट्स कितना लिखा हुआ था? x2, x3। ठीक है, और इसका कितना लिखा हुआ था? x3, y3। जब हमें इन दोनों का पता है कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हमें मालूम है क्या है? ना किसी का इक्वेशन दिया है, ना किसी का स्लोप दिया है, कुछ मालूम है? बस क्या मालूम है कि इस लाइन का 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और हमें क्या बताना है? ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इसका इक्वेशन बताना है। सुनिएगा, हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन बताने के लिए ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। मिड पॉइंट बोला है, कोई बात नहीं, वो छोटी सी बात है, उसको छोड़िए। हमें जब स्लोप बताना है ना, हमें एक यहाँ पर इसका ये पता है, इसका 2 पॉइंट्स हमें पता है, इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकालेंगे। पहले इसका स्लोप निकालेंगे, जो इसका स्लोप आएगा ना, पहले BC का स्लोप निकालेंगे, है ना, जैसा कि लिखा गया था वहाँ पर। पहले इसका स्लोप निकालेंगे, जो स्लोप आएगा उससे हम इसका स्लोप पता करेंगे, इस लाइन का स्लोप, जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इसका स्लोप पता करेंगे। तो वही रिलेशन काम आएगा। कौन सा रिलेशन? MOD × MBC = में -1। ये रिलेशन आपको पता है ना, MOD × MBC = -1। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट = -1। एक प्रोडक्ट का अगर किसी भी एक लाइन का अगर हमें स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमें BC का स्लोप मिल जाएगा तो इसके प्लेस पर रख देंगे और इसका हम पता कर लेंगे। तो उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। अच्छा, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे उसमें बोला था कि डी पॉइंट जो है ना उसका कोऑर्डिनेट्स पता करो। अब आप पहले हमें सोच कर बताइए कि इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है और इस लाइन में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है? किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। हमें क्या मालूम है इस लाइन के बारे में? हमें क्या मालूम है कि इस लाइन का एक स्लोप है, मतलब जो भी स्लोप आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, OD का स्लोप हमें मिल जाएगा ना, ये जो लाइन है ना इसका स्लोप हमें मिल जाएगा इसमें रखने पर। ठीक है, तो मतलब इस लाइन का हमें स्लोप मालूम है। क्या इसके अलावा कुछ और मालूम है? नहीं मालूम है। तो फिर हम इक्वेशन कैसे बताएंगे? तो इसीलिए तो कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है ना इसका कोऑर्डिनेट्स पता करना होगा। ये समझ रहे ना, ये जो डी पॉइंट्स है ना इसका कोऑर्डिनेट्स पता करना होगा। अब इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब पता चल जाएगा, सुनिएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्यों पता करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट जब पता कर लेंगे ना तो हमें पता है ना कि इस लाइन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इस पर है ना, इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से जा रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये इस लाइन पर है। और हमें पता है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट मालूम है ना, अगर हमें एक पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है
तो इन दोनों से इन दोनों का यूज करके इक्वेशन निकाला जा सकता है। उम्मीद है आपको याद होगा कि एक पॉइंट और स्लोप अगर मालूम रहेगा तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए उसमें बोला है कि डी का कोऑर्डिनेट्स पता करिए, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स पता करिए। उसमें बोला है कैसे पता करना है, तो मिड पॉइंट के थ्रू। जैसा कि आपको पता है कि बी एंड सी इन दोनों का मिड पॉइंट कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला वाला हो गया बी सी की प्रवणता फाइंड करना, और सेकेंड वाला पहले वाला स्लोप मल्टीप्लाई दूसरे वाला स्लोप इज इक्वल टू -1। इसका यूज करके किसका आपको पता करना है, एम ओ डी का स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि एम बी सी का तो पता ही रहेगा, है ना। तीसरा में है कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट द्वारा। ठीक है, जो अभी बात बोले हैं ना, अभी डी पॉइंट्स यहाँ पर, जो डी पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहा है ना, ये डी, इसी का कोऑर्डिनेट्स हमें पता करना है किसके थ्रू, तो बोला है ना मिड पॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसमें आपको समझ में आएगा, पर अभी तो समझ ही रहे होंगे, पहले से जान ही रहे हैं कि हाँ इसका कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें एक स्लोप पहले से पता है और एक कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा तो हम उसका इक्वेशन बता देंगे, इसीलिए हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो कैसे निकालना है, तो मध्य बिंदु द्वारा। इसके आगे क्या होगा, जब हमें ये दोनों चीज़ें पता चल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ओडी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, ये जो लंब समद्विभाजक है, ये ओडी कहाँ है, आइए बताते हैं। ओडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ओ है, ये डी है। जैसा कि आपको बोले थे कि इसी लाइन का ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। ये कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो इसी लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना था। अब उस पेज पर बताते हैं, जैसा कि अभी आपको इस पेज पर बता रहे थे कि सबसे पहले स्लोप पता करेंगे। जब इसका स्लोप मिल जाएगा, इस बीसी का स्लोप मिल जाएगा, तब हम ओडी का भी स्लोप पता कर लेंगे इस रिलेशन के थ्रू, है ना। इसका मतलब है कि इसका स्लोप हमें पता चल गया। फिर उसके बाद डी का हम कोऑर्डिनेट्स निकालें, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं कि हाँ डी का कोऑर्डिनेट्स सपोज करिए, मतलब तो यहाँ पर डी का कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। जब हमें ये दोनों मालूम चल गया तो इसके बाद क्या होता है, जब दो चीज़ें हमें मालूम है, एक पॉइंट मालूम है और एक स्लोप मालूम है, देखिए ना यहाँ पर एक पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, इन दोनों का यूज करके क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन बता देंगे। सही बात है ना। तो अब क्या करेंगे, ओ और डी का, उसमें बोला है ना कि ओ डी का इक्वेशन अब फाइंड अप कर सकते हैं यहाँ पर, ओ से डी तक। मतलब ये है कि सीधी बात की ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन पता करना है, जो कि निकाल लेंगे। एक स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट जो कि डी है, इसका कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। ठीक है, समझिए ना बात को। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है उसका तो पता चल गया। हम आपको ये बोले थे कि आप किसी का भी ले सकते हैं, आप जरूरी नहीं है किसी का भी लें। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये जो लंब समद्विभाजक है, इसी को आप नहीं लीजिए, आप किसी और को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाला का हमें इक्वेशन पता चल गया, पता चला ना पहले वाला का इक्वेशन, मतलब इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका हमें क्या पता चल गया, इक्वेशन। फिर उसके आगे उसमें क्या बोला है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी ओ का जो यहाँ पर है ना, ये वो इसी का हम लोग पता कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई, जो कि हमें पता करना है। समझ रहे बात को। तो पहले का तो पता चल गया, इससे हमें होगा क्या, वो समझते चलिए क्या मिलेगा, आखिर इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा, इस ओ का जो यहाँ पर ओ है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा। तो पहली बात तो समझ में आ गया कि हाँ किसी का भी एक पता करिए, है ना, जो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका या फिर इसका या फिर इसका इक्वेशन पता करिए, जैसे किया जाता है, जैसे अभी किया गया। उसके अगले में क्या है कि सिमिलरली, मतलब जैसे ऊपर किया गया ना, इसी टाइप से सिमिलरली इसी प्रकार डी ई या फिर डी एफ में से किसी एक की समीकरण ज्ञात करो। मतलब कितना इजी है ना, कितना इजी। मतलब इसी प्रकार जैसा आप ऊपर निकाले हैं ना, उसी टाइप से डी ई या फिर डी एफ में से किसी एक की इक्वेशन फाइंड कीजिए। अब तो पहले हम इसका इक्वेशन निकाल लिए हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले हम तो इस ओ से लेकर जो डी तक है ना, ये पहला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसका तो हम निकाल लिए हैं। क्या निकाले हैं, इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन इसका निकाल लिया है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इस ओ से ई तक जो है ना, जो बोले हैं वो गलत है, ये डी से नहीं, सही ही बोले थे, पहली बात कि इसका इक्वेशन क्या हम निकाल लिए, हाँ पहला वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, इसका हम निकाल लिए, इक्वेशन इसका निकाल लिए ना। इसी टाइप से उसमें बोल रहा है सिमिलरली, जैसा आप इसको निकाले हैं ना, इसी टाइप से इन दोनों में से बताइए ना, इसमें से इसके अलावा कौन बचा है,
जब इसका निकाल लिए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी आपको दिख रहा होगा ना ये वाला, इसका जब हम निकाल लिए तो बचा कौन, एक ये वाला ओ से लेकर ई तक या फिर ओ से लेकर एफ तक, यही दोनों ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब बचा हुआ है। तो पहले का आप निकाल लिए, उसके बाद बोल रहा है कि ओ से ई, जो ओ से ई तक है, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या फिर इसका, इन दोनों में से किसी एक का इक्वेशन फाइंड करिए। नहीं समझ पाए और जूम कर दिए हैं, देखिए इसका हम निकाल लिए ना, अभी जो प्रोसेस हुआ वो इसी के लिए ना किए हैं, तो इसका तो निकल गया इक्वेशन। उसके बाद ये बोल रहा है कि इन दोनों में से, ये आपको दिख रहा है ना, इन दोनों में से किसी एक का पता करिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको दिख रहा है ना, इसका पता करिए या फिर इसका पता करिए, ओ से एफ तक का पता करिए या फिर ओ से ई तक का पता करिए, दोनों में से किसी एक का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ आइदर डी ई और डी एफ, यहाँ पर है ना डी ई या फिर डी एफ में से किसी एक की इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, पहला ओ डी का, उसके बाद डी ई या फिर डी एफ में से किसी एक का। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर बताते हैं, देखिए यहाँ पर पहले हम इसका किए हैं, फिर इसके बाद क्या किए कि जब इसका इक्वेशन हमें मिल गया, इसका इक्वेशन जब हमें मिल गया, तब इसका करेंगे पता या फिर इसका करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का करेंगे पता। फिर उसके बाद क्या बोला है कि दोनों लंब समद्विभाजकों की समीकरण, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो बोल रहा है ना, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लंब समद्विभाजकों की इक्वेशन को हल करके ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। ठीक है, अभी आपको याद है ना कि अब हमें दो इक्वेशन मिल गया ना, याद है कि नहीं। ये देखिए, ये अभी आपको जो ट्रायंगल बताया गया, इसमें क्या बोले हैं कि पहले हम ओडी का इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोले हैं कि जो बचे हुए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जो बचे हुए लंब समद्विभाजक है ना, एक ये वाला है लंब समद्विभाजक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला समद्विभाजक, सॉरी लंब समद्विभाजक है, तो इन दोनों में से किसी एक का इक्वेशन और पता करिए। जब दोनों का पता सॉरी मतलब किसी एक का, तो सपोज करिए कि हम ओ से लेकर ई तक वाला को पता किए, ओ से ई तक का इक्वेशन पता किए, है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका पता किए, तो एक इक्वेशन इसका पता चल गया और एक इक्वेशन इसका पता चल गया। ठीक है, एक इसका पता चला और एक इसका पता चला, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन मिल गया, अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। अब देखेंगे ना, तो इसके नेम में क्या है, देखेंगे परिकेंद्र लिखा हुआ था, है ना, तो परिवृत्त, आखिर इसमें परि का नाम क्यों आया था, है ना, परि का नाम, तो ये परिवृत्त क्या होता है सुनिएगा, उसी का है, उसी में का है। और यहाँ तक मतलब इस टाइप से पता कर लेंगे, समझ रहे ना, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स हम पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसी वो का ना निकालना था, वो का मतलब क्या है, सरकम सेंटर का हमें निकालना था, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकल गया है, वो सब हो गया है। अब यहाँ पर कुछ बात की बातें हैं कि जैसे इसीलिए यहाँ पर डी में लिखे हैं कि परिवृत्त क्या होता है। तो एक ऐसा सर्कल होता है जो तीनों शीर्षों, जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, वर्टिसेस जितने भी दिख रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जो सर्कल है ना, ये तीनों से टच हो रहा है, देख रहे होंगे, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर बोला है कि तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है ना, वही परिवृत्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें क्या है, परिवृत्त है, एक वृत्त यहाँ पर डाले हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जैसे पिछले पेज में था उसी टाइप से यहाँ पर भी बनाए हैं, बस इसमें क्या किए हैं, सर्कल लगाए हैं। और मतलब क्या है कि परिवृत्त क्या है, तो तीनों शीर्षों से गुजरने वाला। अब यहाँ पर ये पहला शीर्ष है, तो इससे भी गुजर रहा है, इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है ना, तो ये हो गया परिवृत्त। इसके आगे देखेंगे तो क्या लिखा गया है ई में, जो सरकम सेंटर बोल रहा है ना, सरकम सेंटर, सरकम सिकल, परिकेंद्र परिवृत्त का केंद्र होता है। सुनिएगा, सरकम सेंटर कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है, क्या आप देख पा रहे हैं ना, सरकम सेंटर ये वाला है, ये सरकम सेंटर है। तो बोला है कि सरकम सेंटर जो है ना, वो परिवृत्त का केंद्र होता है। सुनिए, परिवृत्त क्या है, यही तो है ना, ये जो ये सर्कल आपको दिख रहा है ना, यही तो परिवृत्त है ना, क्या ये परिवृत्त नहीं है, यही तो है ना, बस टच किया है, ठीक है, मतलब यही ना है परिवृत्त। तो आप खुद बताइए, एक सर्कल का एक वृत्त का सेंटर कहाँ होता है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर है ना सेंटर। तो इस सेंटर को अगर हम पहले से क्या जानते हैं,
अरे इस सेंटर पर तो अभी मतलब कुछ देर पहले क्या जाने हैं कि इस सेंटर पर तो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर परिकेंद्र। अभी जो जाने हैं ना इसके पहले वाले पेज में, उसमें परिकेंद्र के बारे में जान रहे थे। तो हमें पहले से पता था कि ये जो बीच में जो है ना, इसका नेम तो वो है और इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। पर यहाँ पर आने से पता चला कि ये जो एक और डाले हैं ना यहाँ पर सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो यही होता है। तो इसीलिए तो लिखा गया है परिकेंद्र। परिकेंद्र परिवृत्त का केंद्र होता है, मतलब ये परिकेंद्र है ना। ये परिवृत्त, परिवृत्त ये वाला है, इसका सेंटर होता है ये वाला। अरे होता क्यों नहीं, आप एक बार खुद से पढ़िए तो। परिकेंद्र, ये परिकेंद्र है ना, परिकेंद्र पहले से पता है, बोला है परिकेंद्र का केंद्र होता है। सॉरी ये परिकेंद्र है जो कि परिवृत्त का केंद्र होता है। ये परिवृत्त है ना, सर्कमसिकल है। और इसका सेंटर कौन होगा, यही ना होगा। एक सर्कल का सेंटर क्या होता है, यही तो होगा ना। तो सेंटर यही होगा। पहले से क्या जानते हैं, इस सेंटर को सर्कम सेंटर बोल रहे थे। ये जो केंद्र है ना, तो इस वृत्त के लिए तो ये केंद्र है, इसीलिए तो बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि हम जो परिवृत्त है ना, हमारा सेंटर ये है और इस सेंटर पर कौन है, सरकम सेंटर है। तो इसीलिए बोला है कि परिकेंद्र परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, इसके आगे इसी के साथ लिखा गया है एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। परित्रिज्या होती है सरकम रेडियस। अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, तो ये किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है। हमें पता है ना कि हाँ ये हाफ डिस्टेंस दिख रहा है, सेंटर से हाफ डिस्टेंस दिख रहा है, ये सेंटर से हाफ डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो यही तो हो जाएगा ना, ये तो यही तो रेडियस होता है ना। किसका रेडियस, तो परिवृत्त का रेडियस। ये परिवृत्त है ना, परिवृत्त। इसका रेडियस क्या होगा, ये सब होगा ना। ये सब का मतलब ये है कि हम तीन का यहाँ पर बात करें। तीन का मतलब एक ये वाला, एक ओ से लेकर, सॉरी देखिए यहाँ पर ओ से लेकर जो यहाँ ए तक मिलाए हैं, एक ओ से लेकर यहाँ पर क्या है सी, यहाँ तक मिलाए हैं। इसी तीनों का बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये हाफ डिस्टेंस है, ये भी हाफ डिस्टेंस है, ये भी हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, तो यही तो होता है ना। तो ये सरकम रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये परिवृत्त है, तो वही परिवृत्त। तो ये वाला क्या हो जाएगा, परिवृत्त का जो सेंटर है, तो त्रिज्या तो होगा पर परी तो लगेगा ना, क्योंकि इसके में परी ही आया है, इसके नाम में परी ही आया है। देखिए ना यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, परित्रिज्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसके नेम ही है। ओनली ब्रीथ नेम थोड़ी है ना, ओनली ब्रीथ रहता, सर्कल रहता तो वहाँ पर त्रिज्या का यूज किया जाता है। यहाँ पर परिवृत्त लिखा है, मतलब परित्रिज्या होगा। किसका त्रिज्या, किसका रेडियस, तो परी का। परी मतलब सरकम रेडियस, सॉरी सरकम रेडियस। ठीक है, दो बातें यहाँ पर छोटी छोटी है। इसमें क्या है कि इसमें बोला है कि हाँ परिकेंद्र है, वो परिवृत्त का केंद्र होता है। हमें पहले से यहाँ पर मालूम था कि यहाँ पर क्या है, सरकम सेंटर है। हमें पहले से मालूम था ना ये सरकम सेंटर है। बाद में पता चला कि यहाँ पर हमें यहाँ पर एक वृत्त डाले, जो कि इसका नेम क्या था, परिवृत्त सरकमसिकल। पता चला कि ये वृत्त जो है ना, इसका सेंटर क्या होता है, यही होता है। तो उसके बाद बोल दिया गया कि ये जो परिवृत्त है ना, यहाँ पर देखिए ये जो परिवृत्त है ना, ये जो परिवृत्त है ना, इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर के प्लेस पर क्या है, पहले से हम क्या जानते हैं, सरकम सेंटर है। तो वही तो बोला है परिकेंद्र परिवृत्त का केंद्र होता है। और आगे बोला है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर। जब हम ये ओ को एक ए से मिला दिए, ओ को बी से मिला दिए, ओ को सी से मिला दिए, ऐसा कर दिए ना, तब हमें पता चला। अब लो यहाँ से तो आ गया, ये तो रेडियस आ गया, हाफ डिस्टेंस दिख रहा है। ओ से लेकर बी तक हाफ डिस्टेंस, ओ से लेकर ए तक हाफ डिस्टेंस, ओ से लेकर सी तक हाफ डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। किसका रेडियस होगा, तो यहाँ भी पढ़ किसका रहे हैं, तो सरकम रेडियस हो जाएगा ना। सरकम का ही रेडियस हो जाएगा, परी का पढ़ रहे हैं ना, उसी का रेडियस हो जाएगा ना। तो हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया तो वही है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ पर देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। त्रिज्या सॉरी परित्रिज्या होती है। ठीक है, छोड़ते हैं, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब जो जो पॉइंट्स ऊपर बताया गया था, सुनिएगा ध्यान से, ऊपर क्या क्या पॉइंट्स बताया गया था जिससे स्लोप निकाला जा सकता है, सॉरी इक्वेशन निकालकर। और इस ओ को, ये ओ का बात कर रहे हैं, ओ इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता करना था, है ना। इसको इसका कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए इधर टोटल कितने पॉइंट्स बताया गया था, टोटल 6 पॉइंट्स बताया गया था, जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, है ना। तो जो 6 पॉइंट्स बताया गया था, तो पहला मेथड और उसी टाइप से एक और मेथड है जिससे इसका कोऑर्डिनेट्स निकाला जा सकता है। देखिए ये दोनों बात जो है ना,
इसका इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऊपर जो बताया गया ना, ये केवल मेथड बताया गया था, ठीक है, कि कैसे ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये जो अभी 2 बताया गया, ये बस ये परिवृत्त के लिए है, यहाँ पर हमें इसका यूज नहीं है अभी, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका यूज नहीं आएगा। हाँ, जानना जरूरी है और आ भी सकता है। तो मेथड उधर 1 हो गया कोऑर्डिनेट्स निकालने का, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का मेथड 1। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का मेथड 2 क्या हो सकता है? तो माना सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है, बिल्कुल x, y आप ले सकते हैं यहाँ पर, x, y सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को x, y लिए, है ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो जैसा कि अभी आपको बताया गया, ये वाला ये भी बताया गया ना, ऊपर नहीं तो बताया गया था। अब आप देखेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स ओ का निकालना है। तो ओ से लेकर जितना दूरी ए तक का है, ऐसे देखिए, ओ से लेकर जितना दूरी ए तक का है ना, उतना ही दूरी ओ से लेकर सी तक का है, ठीक है। निकालने का बात कर रहे हैं, समझिएगा, जितना दूरी ओ से लेकर ए तक का है उतना ही दूरी ओ से लेकर सी तक का है। तो ओ ए इज इक्वल टू में ओ सी, ओ ए यहाँ पर नीचे लिखा गया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सेकेंड इक्वेशन, पहला क्या लिखा गया है कि ओ से लेकर ए तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ओ से लेकर बी तक है। तो ओ से लेकर ए इज इक्वल टू ओ से, सॉरी, ओ से बी तक, ओ से ए, ओ से बी हो गया। और इसको क्वेश्चन में बताएंगे कैसे उसका यूज करना है। इससे भी हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगा और इससे एक्स और वाई का हम लोग पता कर लेंगे, है ना। ये जो ओ पॉइंट्स जो एक्स, वाई है ना, इसको पता कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। इसमें इन सभी चीज़ों का अभी कुछ किसी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसका यूज किए हैं? तो ओ से लेकर ए तक जो मिलाए हैं ना, जो कि ऊपर ही मिलाए थे, फिर ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक, बस इसी का यूज कर लेंगे कि जितना ये जो हमें ओ का है ना कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ओ से लेकर जितना ए तक का डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस ओ से लेकर बी तक का है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, पहली बात। दूसरी बात कि जितना डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक का है उतना ही ओ से लेकर सी तक का हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वेशन पता चल गया तो क्यों नहीं, यहाँ से तो निकाला ही जा सकता है ना, और निकाल कर भी दिखाया जाएगा। चलिए ना, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि ट्रायंगल के जो सरकम सेंटर है, अभी सरकम सेंटर ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ट्रायंगल के सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। जिसके जो शीर्ष दिए गए ना, वर्टिसेस जो दिए गए हैं वो क्या है, 8,6, 8,-2 एंड 2,-2 है। तो इसकी परित्रिज्या जो सरकम रेडियस है ना, वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। जितने भी पॉइंट्स अभी पढ़े हैं ना, सीखे हैं, मेथड 1 का यूज़ करते हैं। मेथड 1 में क्या बताया गया था, अगर याद नहीं भी है तो भी देख लेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ये सरकम सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है तो बताया तो क्या था ना कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जितने भी एक ट्रायंगल में जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी कि लंब समद्विभाजक, वो जितने भी होता है ना, वो जहां पर जाकर मिलता है वही क्या हो जाता है, सरकम सेंटर हो जाता है। सरकम सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने थे, इसमें 3 था, है ना, जो क्या बोलते हैं, इसमें साइड 3 था, है ना। एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है ना, तो यहाँ पर 3 साइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ही क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगा, है ना। लंब समद्विभाजक 3 ही ना होगा। एक इस भुजा पर, ध्यान से देखिए, एक बीसी वाले भुजा पर हो जाएगा, एक ए से बी तक वाला जो साइड है, भुजा है, इस पर हो जाएगा, है ना। और ऐसे किया भी गया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके जो शीर्ष है ना, देखिए यहाँ पर जो इसके वर्टेक्स है, यहाँ पर देखेंगे तो 8,6 है, 8,-2, 2,-2, तो ये तीनों है। तो आप देखेंगे तो तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं, ए 8,6, बी 8,-2, सी 2,-2। अभी केवल देखिए, जहाँ निकालना होगा वहाँ पर हम बोलेंगे, निकाल कर बताइएगा। तो यहाँ ये तीनों क्या है हमें मालूम है, यहाँ पर तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है मालूम नहीं, दिया गया है यहाँ पर। तो क्या है, हमें क्या बताना है, ये ओ दिख रहा है ना, इसी का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो ये जो ओ दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए क्या करेंगे,
पहले यहाँ पर जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बी से सी तक है ना, बी से सी तक, ये बी से सी तक जो लाइन है इस पर क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। अभी हम समद्विभाजक जो बोला है ना उसमें बाइसेक्टर से उसको अभी हटा रहे हैं, ठीक है। वो ठीक है आपको, सॉरी उसका मतलब क्या होता है बाइसेक्टर का, कि टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो परपेंडिकुलर होता है ना वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो, सॉरी देखेंगे तो भी तो वही है कि हाँ, डी से लेफ्ट साइड में जितना डिस्टेंस उतना ही राइट साइड में, तो वही तो कह रहे हैं कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो, तो इसका कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए क्या करेंगे, तो उस टाइम भी बोले थे कि तीनों में से आप किसी एक को ले लीजिए। तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, अभी एक को हम उठाते हैं। अब जैसे अब इसको उठा रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना इसको उठा रहे हैं, तो ये किस पर परपेंडिकुलर है बताइए, किस लाइन पर है। अभी हम भुजा का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी लाइन हम पूछ रहे हैं, ठीक है। बी और सी जो भुजा है ना, जो साइड है इस पर परपेंडिकुलर है, तो बी और सी को हम एक लाइन बोल रहे हैं, ताकि पहले वाला चीज याद आए कि एक लाइन है जिस पर एक रेखा परपेंडिकुलर है। याद आया ना, एक लाइन है जिस पर एक रेखा क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या करना है, ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, इसको आप अभी परपेंडिकुलर जो समद्विभाजक है ना उसको भूल जाइए। यहाँ पर सीधी बात क्या है, ये एक लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर एक लाइन है। क्या करना है आपको, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इसी का इक्वेशन आपको बताना है। तो इक्वेशन बताने के लिए आपको यहाँ पर दिख क्या रहा है, क्या क्या दिख रहा है, इसको जो है ना अलग से बनाकर दिखाते हैं। ये अभी कुछ देर पहले ये लिए थे, जिसमें अभी बताए थे आपको कुछ देर पहले कि ये बी है, ये सी है ना, ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। लंबवत एक लाइन है, आप देखेंगे तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया, ठीक है। बस यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स उसको नहीं लिखे हैं, वो पहले वाला ही कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। बस यहाँ से जो समझना है उसको समझते हैं। हमें क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इसका इक्वेशन बताना है। तो इसका इक्वेशन बताने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिख रहा है, मिला क्या क्या है। किसी भी लाइन का इक्वेशन हमें बताने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होता है। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, न इसका स्लोप मालूम है और न ही कोई पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो। अगर पॉइंट्स यहाँ पर है तो पॉइंट्स तो यहाँ पर डी है, पर इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं। स्लोप तो हमें मालूम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सोचते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक लाइन यहाँ पर ये वाला है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है। तो इन दोनों जो ये लाइन्स है ना, इन पर जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू इस लाइन का स्लोप क्या पता कर सकते हैं, हाँ इस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको पता करते हैं, ठीक है। सुनिएगा पहले, ठीक है। अभी ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको सुनिए। इसमें देखिए केवल मेथड 1 में क्या किए हैं, MBC, किसका, MBC। अभी ये वाला है, ये वाला, और सबको भूल जाइए, यहाँ पर किसी और को नहीं देखिए। बस ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है और ये एक भुजा है, मतलब ये भी एक लाइन ही है, ठीक है। केवल इन दोनों को देखिए। तो इसमें हम क्या बोले कि पहले BC का क्या करना है, हमें क्या करना है, स्लोप पहले पता करते हैं, जो आएगा उसके बाद उसका रिलेशन लगा देंगे। परपेंडिकुलर रिलेशन याद है ना कि परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है कि उन दोनों का जो स्लोप होगा ना उसके प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। समझ रहे हैं ना। तो BC का स्लोप अगर निकालते हैं तो MBC लिख दिए। M क्या है, स्लोप है, BC यहाँ पर y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। इसी का यूज क्यों कर रहे हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मालूम है ना, तो 2 पॉइंट्स मालूम है तो इसी का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो स्लोप कैसे पता करेंगे। अब इसमें अंदर रख दिया गया है, पहले y2 चाहिए फिर y1 चाहिए। y2 अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला y2 है जो कि -2 दिख रहा है, देखेंगे यहाँ पर -2 लिखा गया, और माइनस जो कि इसमें है, और y1 यहाँ पर देखिए तो y1 कितना दिख रहा है, -2 ही दिख रहा है, तो इसको -2 ही है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखिए x2 - x1 बोला, x2 यहाँ पर देखिए, x2 जो है ना 2 दिख रहा है, और x1 देखिए 8 दिख रहा है, 2 - 8 है ना, तो यहाँ पर 2 - 8 हो गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर -2 एंड माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, है ना। 0 डिवाइड के नीचे यहाँ पर माइनस में 6 आ जाएगा, तो यानी कि ये 0 ही ना आएगा, देख लीजिए ना, 0 आएगा ना, हाँ तो ठीक है, 0 आ गया। तो जब हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप फिर से उस पर बताते हैं। देखिए क्या आया है इस BC, ये जो BC जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप क्या आया है, हमें क्या मिला है, यहाँ पर MBC लिखे थे उस टाइम, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या आया है, 0 आया है। जब इसका स्लोप 0 आ गया तो अब हमें रिलेशन क्या पता है कि जो परपेंडिकुलर अगर दो लाइन होता है तो यानी कि दोनों लाइन का जो स्लोप होता है ना उसका प्रोडक्ट गुणनफल कितना होता है, -1 होता है, तो इसका यूज करेंगे। इसमें ही रख दे रहे हैं ना, चलिए रखते हैं। सेकंड में क्या लिखा गया है, एक पॉइंट, मतलब
कितना अच्छा है ना। इसमें पहले इसका स्लोप पता किए, फिर उसके बाद हमें रिलेशन मालूम है, रिलेशन है ना, जो दोनों के बीच रिलेशन होता है उसको यहाँ पर लिखे हैं एम बी सी इंटू, है ना, एम ओ डी इज इक्वल टू -1। पहले इस पर ध्यान दीजिए, बी सी और ओ डी दोनों का स्लोप, बी सी ये वाला है और ओ डी कौन है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, यही ओ डी है। तो उसका स्लोप हमें मालूम करना है। किसका स्लोप मालूम करना है? इसका स्लोप। क्यों करना है? क्योंकि इक्वेशन हमें निकालना है। तो BC के प्लेस पर कितना रख दें? देखिए यहाँ पर BC जो है ना 0 आया है, तो देखिए यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई MOD, इसी का तो निकालना है ना, OD का स्लोप हमें निकालना है, तो OD इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब OD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पर देखिए तो 0 जो है ना राइट साइड में जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? अनडिफाइन आ गया है ना। ये कैसे? परिभाषित ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको याद है ना एक क्वेश्चन कराया गया था, परिभाषित नहीं भी था, फिर भी उसको कर सकते हैं। तो सेकेंड सॉरी, इसका स्लोप कितना आ गया? स्लोप कितना आया? 1/0, सॉरी -1/0। फिर से इसमें देखिए इसका 0 आ गया। अब ये जो परपेंडिकुलर जो इस पर लाइन था, इसका स्लोप कितना आया? इसका स्लोप कितना आया है? अभी कितना आया है? -1 डिवाइडेड बाई 0। क्या आप देख पा रहे हैं ना? -1 डिवाइडेड बाई 0 इसका स्लोप आ गया। अब हमें किसी भी लाइन के इक्वेशन बताने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होता है, पर यहाँ पर तो अभी केवल स्लोप मिला है। अभी एक कोऑर्डिनेट्स भी अगर मिल जाए, अगर किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तब तो निकाल ही लेंगे इक्वेशन। तो अगर देख रहे हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है जो कि डी है, सॉरी डी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर नहीं है, x, y हम लिख रहे हैं। x, y अगर यहाँ पर लिखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे पता चलेगा? इसका कोऑर्डिनेट्स हमें आपको बताया गया था कि मिड पॉइंट के थ्रू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये B और C एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर D एक पॉइंट दिख रहा है जो कि मिड पॉइंट के थ्रू हम ये नहीं करें। देखिए परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, इस परपेंडिकुलर लाइन के लिए ये D एक पॉइंट है, ठीक है, बट BC के लिए, BC वाला जो लाइन है ना उसके लिए मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो जो जानते ही हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस सॉरी y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए निकालते हैं। थर्ड में यहाँ पर क्या लिखा गया? D के कोऑर्डिनेट्स अब हमें मालूम करने हैं, क्योंकि D उस पर पॉइंट था, ठीक है। हमें स्लोप मालूम चल गया, अब D का कोऑर्डिनेट्स मालूम कर रहे हैं। जब D का कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाएगा इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है? D और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x1 + x2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी यहाँ पर प्लस बोल दिए थे। यहाँ पर देखेंगे तो x1 चाहिए और x2 चाहिए, इसमें से उठाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट्स, D किसका मिड पॉइंट है? D इस C, यहाँ पर BC का मिड पॉइंट है, मतलब B और C के कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाएगा। तो B का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 8, -2 है और C का कोऑर्डिनेट्स 2, -2 है। तो x1 और x2 चाहिए। x1 यहाँ पर दिख रहा है 8 और x2 जो है ना 2 दिख रहा है, यानी 8 + 2 हो जाएगा। तो देखेंगे तो 8 + 2 लिखा गया है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉमा y1 + y2, y1 यहाँ पर -2 दिख रहा है, y2 जो है ना वो भी -2 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे -2 एंड -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके आगे क्या हो जाएगा? 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है, डिवाइडेड बाई 2। 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और यहाँ पर -2 और -2 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -2 मिल जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे -2 मिलेगा ना, तो 5 को -2 हो जाएगा। एक बार देख कर बताइए, ठीक है। D का कोऑर्डिनेट्स 5 को -2, ठीक। अब यहाँ से फिर खुद से सोचिए ना, अब क्या है? एक स्लोप हमें मालूम चल गया, एक लाइन है जिसका स्लोप मालूम चल गया, और एक पॉइंट जो उस पर था वो मालूम चल गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये D पॉइंट था, ये मालूम चल गया, और इसके स्लोप मालूम चल गया। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसका स्लोप भी मालूम चल गया और D भी मालूम चल गया, मतलब एक पॉइंट मालूम चल गया। तो जब दो चीज़ें हमें पता है तो क्यों ना अब यहाँ से इसका इक्वेशन पता कर लें। वही तो करना है ना, इक्वेशन पता करना है, फिर उसके बाद इसका एक और इक्वेशन पता करना है जिससे x और y का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा। ये O का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा, मतलब सरकम सेंटर का ही निकाल रहे हैं यार, एनीवेज वो अलग बात है। यहाँ पर पहले देखिए इक्वेशन निकालना है, तो अब क्या करें? यहाँ पर क्या लिखा गया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD। अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ रहे हैं ना, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ना है ये। हाँ हम बोले थे कि हाँ अभी भूल जाइए, पर फिर से यहाँ पर लिखना है तो बोल दे रहे हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, लंबसम द्विभाजक है, तो इसी का इक्वेशन में पता करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पर क्या है? OD, इसका नेम है ना OD, ठीक है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD का इक्वेशन है ना, उसी का तो पता कर रहे हैं। उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें देखिए, इसका पता कर रहे हैं ना OD। क्यों OD ही ना लिखेंगे? जब OD का इक्वेशन पता कर रहे हैं OD ना लिखेंगे इस लाइन का इक्वेशन। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? y - y1 = m × x - x1। इसी का ना यूज करेंगे जब हमें एक स्लोप मालूम रहता है और एक पॉइंट मालूम रहता है, तो इसका यूज किया जाता है।
और ये पुरानी बात है। अब इसमें क्या है, y माइनस वाई वन, तो y1 कितना दिख रहा है, y1 कितना दिख रहा है यहाँ पर देखेंगे तो माइनस में 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस में 2 ले लिए, ठीक है। एज इक्वल टू स्लोप कितना आया था, स्लोप कितना आया था -1/2, ठीक है, -1/2 ब्रैकेट x माइनस 0 है ना, x माइनस 0, x1 कितना दिख रहा है यहाँ पर 5, ठीक है। लाइन ड्रॉ के बाद देखिए यहाँ पर ये जो 0 है इसको लेफ्ट साइड में बुला लिए, तो 0 लेफ्ट साइड में आ गया और y प्लस ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y प्लस 2 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में x प्लस में 5, ठीक है, माइनस में x प्लस में 5। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब है जिस लाइन का जो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर था ना, जो OD था, उसका इक्वेशन क्या आया x इक्वल टू 5, ठीक है, OD की इक्वेशन। और अब कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, x इक्वल टू 5 जो कि OD का इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसका इक्वेशन आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, अभी ये तो केवल इसका इक्वेशन अभी निकाले हैं। पर्पस क्या है यहाँ पर, पर्पस क्या है, ये निकालने का क्या पर्पस है हमारा, मकसद ये है कि हमें O का कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना। ये इसका निकाल लिए, जब इसका निकाल लिए ना, तो इसके अलावा और कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बचे हैं बताइए। इसके अलावा ये जो दिख रहा है ना, इसके अलावा और कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बचे हैं। एक ये वाला आपको दिख रहा होगा F वाला, O से लेकर F तक का, और एक दिख रहा होगा O से लेकर E तक का, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक को उठाइए और उसका भी इक्वेशन पता करिए। जैसे इसका पता किया है ना, उसी टाइप से उसका भी उठाइए और पता करिए। सुनिए, पहले इसका जैसे हम पता किए हैं ना, ठीक उसी टाइप से आप इसमें से किसी का भी उठाइए। हम ऐसे OE का निकाले हैं तो OE का ही निकालिए। O से E तक का जो ये है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसका निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसका निकाला गया है ना, ठीक उसी टाइप से इसका भी निकाला जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो आपको यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो यहाँ पर A और C, ये हमें मालूम है, A और C यहाँ पर मालूम है। यहाँ देखिए, यहाँ पर B और C मालूम था ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है A एंड C। इस रेखा के ऊपर ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या सब समझ पाएंगे? ये एक लाइन है, इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ठीक नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे ही देखिए, क्या एक लाइन आपको दिख रहा है, हाँ एक लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, हाँ ये परपेंडिकुलर है। तो जैसे हम इसका निकाले ना, ठीक उसी टाइप से आप भी निकालिए। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। पहले आप स्लोप पता करिए, जैसे स्लोप पता करते हैं ठीक उसी टाइप से जैसे इसमें किए हैं, ठीक है। एक एक करके इन दोनों का यूज करके पहले स्लोप पता करिए। आप तो जानते ही हैं ना, निकालिए, ठीक है। केवल इसका निकालिए, उसके बाद हम बोलते हैं। हाँ, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। पॉसिबल है ना? हो गया ना, निकाल लिए। अब चलिए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, चलिए अब, ठीक है। यहां पर देखिए, उसी चीज को यहां पर बस केवल ये निचला वाला हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखे हैं, बस इसमें ये बता रहे हैं कि AC है ना, इसके कोऑर्डिनेट जो वहां पर बताए, हाँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक। किसका हमें पता करना है, ये जो दिख रहा है ना आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो दिख रहा है ना, क्या नेम है इसका, O से E तक,
OE जो आपको दिख रहा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, हाँ इसी का पता करना है, तो वो अब तो पता कर ही लिए होंगे, जितना किया है उतना ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले DE की इक्वेशन है ना, हमें यही ना टॉपिक, अभी अभी टॉपिक अगर कहें तो क्या हो जाएगा, DE की इक्वेशन। इसके सबसे शुरू में हम क्या किए थे, OD, यहाँ पर D था, O, ये देखिए जब शुरू में निकाल रहे थे तो O और D का निकाल रहे थे इक्वेशन, है ना। टॉपिक हमारा वही था ना, सॉरी मतलब टॉपिक या फिर क्या बोले, मकसद ये था कि हमें OD का इक्वेशन निकालना था। यहाँ पर मकसद क्या है कि OE का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप पता करेंगे। हमें यहाँ पर किसी का स्लोप नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, पहले ये इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, ठीक है, A और C का हमें स्लोप पता करना है। A और C वाला जो लाइन है इसका स्लोप पता करेंगे। इसका स्लोप पता करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 का यूज करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है। एज इक्वल टू में अब यहाँ पर लिखा गया, अब निकाले तो होंगे ही, तो 4/3 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। सेकंड में क्या निकालना, एक एक पॉइंट को बस बता देना। सेकंड में रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच में, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन दिख रहा है ना, AC वाला लाइन बोल रहे हैं, और इस पर जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, जो ये परपेंडिकुलर है इस पर लाइन, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों का जो स्लोप का जो गुणनफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से लिखे हैं। और MOE मतलब OE का, है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से, OE इसी का ना पता करना है हमें स्लोप। तो इसका कितना आया है, AB का, सॉरी A से C तक का, इसका स्लोप कितना आया है, इसका स्लोप जो है ना अभी यहाँ पर देखें 4/3 आया है, तो 4/3 यहाँ पर रख दीजिए, एज इक्वल टू -1। अब यहाँ से OE का जो स्लोप आ गया वो -3/4 आ गया, ठीक है। तो निकाल तो लिए ही होंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे हमें किसका ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखिए ना, ये नहीं कि उसमें पॉइंट्स ऐसे लिखाया गया तो उसकी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, क्यों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब जब हम स्लोप निकाल लिए, इस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है ना, जब स्लोप निकाल लिए तो और क्या है, सॉरी और क्या चाहिए हमें, स्लोप सॉरी इक्वेशन निकालने के लिए और क्या चाहिए, इसके अलावा हमें एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है E। इस E का अगर कोऑर्डिनेट्स हम पता कर लेंगे तो हमें दो चीज़ मालूम हो जाएगा, एक स्लोप मालूम हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन OE जो लाइन है ना, इसका जो हमें स्लोप पता चल गया है। अब E का अगर कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम हो जाएगा, है ना, पता कर लेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बता पाएंगे। तो E के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हैं। E के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर D, जब इसका निकाल रहे थे तो क्या था, D क्या था, BC का मिड पॉइंट था। फिर सॉरी ठीक उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे AC का मिड पॉइंट कौन दिख रहा है, E दिख रहा है, यानी कि A और C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर यूज करेंगे। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। उसी के यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसमें अब रख देते हैं, है ना, देखेंगे तो x1 x2 पहले चाहिए हमें। ये x1 दिख रहा है, इसमें x2 ये है, मतलब 8 + 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 + 2 लिखे हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगला है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। y2 कितना दिख रहा है, -2 दिख रहा है। 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आइयो भी इसमें ये क्या है। इसके बाद E का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा 5 2 हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया ना, ठीक उसी टाइप से जैसे इसमें। अब इसके बाद क्या है, हमें दोनों चीज़ पता चल गया, इसका मतलब अब इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन तो यहाँ पर तीन यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, लंब जो समद्विभाजक है ना, वो तो 3 दिख रहा है। तो किसका निकाल रहे हैं, OE का निकाल रहे हैं, तो OE का लिखेंगे। जब OD का निकाल रहे थे, OD का जब ये वाला निकाल रहे थे तो OD इसका नेम था तो OD लिखे थे। यहाँ पर OE का निकाल रहे हैं तो OE की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, y - y1 = m × x - x1। m कितना आया है, m कितना आया देखिए ना, यहाँ पर m जो है ना -3/4 आया है, -3/4 यहाँ पर लिखा गया। बाकी x माइनस यहाँ पर देखिए x1 कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और x2 कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सॉरी x1 जो है ना 5 दिख रहा है और y1 जो है ना 2 दिख रहा है। तो x1 के प्लेस पर 5, यहाँ पर देखेंगे y1 के प्लेस पर 2 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ से इक्वेशन आ गया, ठीक है। देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो इसमें क्या है, इक्वेशन आ गया ना। अब इक्वेशन आ गया, इसके बाद क्या करना है, हमें करना क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी से यहाँ पर देखिए, तो जब हम इसका पता कर लिए, जिसका पता कर लिए इक्वेशन, ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें O का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसका इक्वेशन पता कर लिए और इस लाइन का इक्वेशन पता कर लिए, ठीक है। अब इस O का सुनिए, इस O का कोऑर्डिनेट्स क्या था, x, y, यहाँ पर लिखे नहीं है पर लिख देते हैं x, y, ठीक है। x, y के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या आया था, शायद पिछले पेज में होगा, ये है आपका पहला इक्वेशन,
एक्स इक्वल टू 5 जो कि ओडी का आया था। सेकेंड इक्वेशन ये वाला आया है ना, 3x + 4y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि सरकम सेंटर इज इक्वल टू, हमें सरकम सेंटर निकालना है ना, सरकम सेंटर समझिए, सरकम सेंटर ओ याद नहीं है, यही ओ ये वाला, इसी का ना कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हाँ तो कैसे निकालेंगे, अभी क्या क्या हमें मालूम है, ओ डी दिखाना पड़ेगा, जल्दी दिखाते हैं, ओ डी एंड ओ ई। अभी ओ डी और ओ ई का निकाले हैं, ओ डी का इक्वेशन हो मिल गया है ना, ओ ई इसका भी मिल गया। कितना क्या क्या आया है, x इक्वल टू 5 आया है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन कितना आया है 3x + 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, x इक्वल टू 5 अगर इसमें रख देते हैं, x मतलब हमें पता है, अगर x का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो y आ जाएगा। और आगे देखेंगे, पहले 3 × 5 प्लस में 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ना y इज इक्वल टू 2 आ गया है, क्या पूरा देखना है, y इज इक्वल टू 2 आ गया ना। राइट साइड में अगर 15 को भेज देंगे तो 23 - 15 होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 और 8 23 होता है, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ओ लिखे हैं, इसको जीरो नहीं समझना है, ठीक है, ओ लिखे हैं, ओ का कोऑर्डिनेट्स 5,2 आ गया। कैसे, यही 5 है ना, ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा गया था, x, y लिखा गया था ना, यहाँ पर देखिए ना, ओ का कोऑर्डिनेट्स x, y लिखे थे। तो x और y कितना आया, x और y जो है ना 5,2 आया, 5,2। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। पेज देखिएगा पहले, है ना, लेक्चर देखने के बाद पेज देखिएगा। अब जो दूसरा मेथड बताया गया था उसका यूज करते हैं। ये आपका मेथड टू में क्या बोला गया था, ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जैसे ओ के कोऑर्डिनेट्स, ओ कौन सा होगा, तो पहले तो इसको मिला देते हैं, जैसा कि उस टाइम भी मिलाए थे, है ना, मतलब इसका पता करने के लिए ही मिला रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जैसे पहले इसके पहले वाले पेज में देखे थे वैसे इसमें नहीं है, इसमें रेडियस का यूज करके बनाया जाएगा ना। आपको ये ओ पॉइंट होगा ना, और ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। ठीक है, और ये एक्स वाई इसका बोल देते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, x, y इसका कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये पता करना है, तो क्या बोला गया था, अगर हमें पता करना है तो o के कोऑर्डिनेट्स x, y, तो ठीक है, तो पहला OA इज इक्वल टू OB है ना, सुनिए यहाँ पर OA इज इक्वल टू OB, देखिए वहाँ पर जैसे लिखा गया था OA, हम बोले थे कि आप यूज कर सकते हैं किसी का भी, ऐसा नहीं है कि केवल उसी का करें। तो OA OB रेडियस इक्वल है, जितना डिस्टेंस O से A तक का है उतना ही O से B तक का है। तो OA किसके इक्वल, OB के इक्वल हो जाएगा ना, OB के इक्वल। देखिए यहाँ पर O किधर है, सॉरी OB यहाँ पर है, OA OB। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड वाला भी निकालेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं, इससे क्या आता है। ठीक है, OA OB, ठीक है, OA इज इक्वल टू OB। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो आप डिस्टेंस खुद निकालिए। ठीक है, यहाँ पर पहले आप देख लीजिए किसका निकालना है ना, नहीं तो देख लीजिए, देखिए OA इज इक्वल टू OB, जो मालूम है ना। O का कोऑर्डिनेट्स x, y लिखा गया है, और आप देखेंगे यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और B का कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, C का भी बात नहीं है यहाँ पर, अगर इसका लेकर बनाते तो इसका हो जाता, पर केवल इसका लेकर यूज करके बना रहे हैं, है ना। तो OA इज इक्वल टू OB, अब जो मालूम है उसको आप रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा ना। बोले हैं ना कि जितना डिस्टेंस इसका है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है, इसका डिस्टेंस जितना है उतना ही इसका भी है। ठीक है, और जितना इसका है उतना ही इसका भी है। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर आप रेडी करना है। ठीक, तो ऐसे टाइम में ऐसे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें क्या है, आप OA और OB का डिस्टेंस पता करिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अब ना वैसे यूज करिएगा, है ना। और यहाँ पर केवल बता दे रहे हैं, देखिए y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 आ गया ना, इस टाइप से। ये OA इज इक्वल टू OB, आपको क्या बोले थे कि जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, तो बिल्कुल हमें एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, इसी टाइप से अब इसका करेंगे, O से A तक जितना डिस्टेंस है उतना O से C तक का है, सही बात है। ठीक है, तो इसको उठाइए और इसको यहाँ पर लिखिए, OA इज इक्वल टू OC। अब इसका यूज करेंगे तो इससे आपको कौन सा इक्वेशन मिलेगा, इससे देखिए, इससे आपको ये वाला इक्वेशन मिला, क्या आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला इक्वेशन, ये वाला सबसे लास्ट में ये इक्वेशन आप देख लिए। ठीक, उसी टाइप से आया जैसे उसमें आया था। तो 2 इक्वेशन आ गया।
अब 2 इक्वेशन आ गया तो अब क्या करना है, 2 इक्वेशन सुनिए पहले, 2 इक्वेशन आ गया है ना, अब क्या करना है आपको, ओ का कोऑर्डिनेट सब आपको पता करना है। अब आपको जो इजी लगे, वो इजी लग रहा है तो उससे करिए, इजी लग रहा है इससे करिए, दोनों को समझिए। और ऐसा नहीं है आपके लिए तो दोनों अच्छा होगा, हमें पता है। y इज इक्वल टू 2 ये आया, और जो सेकेंड इक्वेशन आया दोनों का यूज करके, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड y इज इक्वल टू 2 हमें मालूम है पहला इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y, ऐसे हाथ जब रख देते हैं ना तो उस टाइम, है ना, 3x प्लस 4y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर y के प्लेस पर आप रख दीजिए, अब पूरा नहीं देखिए, y इज इक्वल टू y के प्लेस पर जब रखे हैं तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 5 आया है। ठीक, मतलब कोऑर्डिनेट्स वही आया, ओ का कोऑर्डिनेट्स x, y जो लिए थे, यानी कि ओ का कोऑर्डिनेट्स जो आया वो 5,2 आया। ठीक है, जो उस मेथड से आया था उस टाइप से इससे भी आया। ठीक है, तो पेज देखिएगा। ठीक है, ठीक है, जब आप किससे पूछेंगे क्या आज़ाद को जानते हो, क्या बिस्मिल्लाह को जानते हो, क्या प्रीतिलता को जानते हो, नहीं मालूम होगा, क्या मालूम होगा, वही जो सोसाइटी में जो रहते हैं ना उन्हीं लोगों का बस नेम याद होगा, उसका नेम थोड़ी ना याद होगा, उसको सावित्री बाई का नेम थोड़ी ना याद होगा, उसको ज्योतिबा फुले का नेम याद थोड़ी ना होगा, उसे खुदीराम बोस का भी नाम नहीं याद होगा। ऐसे ऐसे पर्सन थे, ये ऊंचे से ऊंचे लोग थे जो अब हैं ही नहीं। अब ये जो है ना बुक्स में, ये मतलब बुक को पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा, है ना। बाहरी जो लोग हैं ना, अगर इनके साथ अगर रखेंगे ना रिलेशन तो ठीक नहीं होगा। जो अच्छे पर्सन थे वो चले गए हैं, वो केवल अब बुक में है। बुक को पढ़ना सीखिए, उनके विचारों, उनके आइडिया, उनके सोचों को पढ़ना सीखिए। ये जो हो रहा है ना रोड के राइट साइड में, पक्का इससे क्लाइमेट चेंज दूर हो जाएगा। जो हो रहा है ना इससे क्लाइमेट चेंज पक्का दूर हो जाएगा, पक्का पर कैपिटा इनकम, है ना, जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बढ़ जाएगा। जहाँ पर अपना एनर्जी लगाना है वहाँ पर हम नहीं लगाते, वहाँ पर लगाते जहाँ पर नहीं लगाना है। हम मशीन का यूज़ करेंगे, बनाएंगे नहीं, बस ये है। उत्तर भारत में ना हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर ऐसा चलता है, सारे आर्टिफिशियल रूप से जितने भी बने चीज़ हैं उन सभी का यूज किया जाएगा, लेकिन खुद से कुछ नहीं बनाया जाएगा। जिस लेवल तक पहुँचना है ना उसमें भी 15 ईयर्स लग जाएगा, लगभग 12 ईयर्स उसको पढ़ने में, फिर उसके बाद रिसर्च करने में। ठीक है, थैंक यू।